केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, देश में नशे और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भेजा अभिनंदन प्रस्ताव। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बीज और कीटनाशक समेत 6 विधेयक पारित। पंजाब के किसान आंदोलन के कारण पिछले 13 महीनों से बंद पड़े शंभू बॉर्डर के खुलने से अंबाला के व्यापारियों में खुशी की लहर। प्रदेश और पंजाब सरकार का जताया आभार। और घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 3 दिवसीय 11वें सब्जी एक्सपो की हुई शुरुआत। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को बागवानी खेती के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कार्यों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद, नशे के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में देश में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,50,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। जांच पद्धति में बदलाव कर नशे के कारोबार को कुचलने के लिए कार्य किया गया और सैटेलाइट का उपयोग करते हुए अफीम की खेती नष्ट की गई। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ राज्यों के साथ मिलकर चलाए गए संयुक्त अभियानों में सफलता मिली और महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के कारोबार करने और इसका पैसा आतंकवाद के लिए देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नशे को रोकने के लिए आगामी 6 मात्र में एक संपूर्ण ड्रोन रोधी सॉल्यूशन मॉडल तैयार कर लिया जाएगा। और अब 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग बोर्ड की सिस्टम बनी है। हमने इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में बदलाव किया। पहले 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन का उपयोग कर सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया और अंतरराष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का नियम है 1 किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, ना भारत से कहीं बाहर जाने देंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारों से करोड़ों लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया, परंतु यह सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने समाज सुरक्षा और समन्वय के साथ नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी है। देश में नक्सलवाद की घटनाओं में 53% कमी आई है। सरकार ने विकास और सुरक्षा की दृष्टि से काम करते हुए बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि शासन में हुए बदलाव से नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई और पिछले 1 साल में 380 नक्सली मारे गए। नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा है और अगले साल मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए। इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 48 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी। और इधर हरियाणा विधानसभा में सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की सुरक्षित पृथ्वी वापसी पर पारित प्रस्ताव को अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के माध्यम से सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को भेजा है। अध्यक्ष की ओर से पत्र में कहा गया है कि यह अभिनंदन प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा ने 19 मार्च 2025 को पारित किया है। प्रस्ताव में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर अपनी शुभकामनाएं
व्यक्त की गई हैं। इस संबंध में सदन की भावनाओं को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी टीम तक भेजा जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 19 मार्च को इस संबंध में सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था। सदन ने प्रस्ताव पारित किया और अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी टीम तक सदन की भावनाओं को भेजने का आश्वासन देते हुए कहा था कि यह मानव जगत के लिए बहुत ही गौरव और महत्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा में 25 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे विधायक भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची भिजवाएं ताकि उन्हें भी यह राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। राज्य बजट 2025-26 में भी सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। मैं आज हमारे विधायकगणों का एक विषय आ रहा था कि विधायक वैगी वो जारी नहीं हुई है। मैं सभी माननीय विधायकगण को आज जो विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के अंतर्गत राशि जारी होती है वो 25 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए जारी हो गई है। और मेरा आग्रह है सभी विधायकों से जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे। वहीं विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कल 6 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2025, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पर हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025, बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 और कीटनाशी हरियाणा संशोधक विधेयक 2025 शामिल हैं। उधर बजट सत्र के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार की कर्ज और खर्चों को कम करने की नीतियों पर सवाल उठाए, जिस पर अनिल विज ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आप कर्ज कम करने और खर्चों में कटौती की बात तो करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन या अन्य सेवा में कहां-कहां खर्च कम किया जाए। अनिल विज ने कहा कि केवल विषय उठाने से बात नहीं बनती, इसके लिए ठोस सुझाव और समाधान भी बताना जरूरी है। वहीं विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बजट सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा के जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए सिक्योरिटी भर रखी है, प्रदेश सरकार उन्हें 10 किलोवाट और 12.5 किलोवाट ऊर्जा के कनेक्शन देगी। उन्होंने बताया कि हर जरूरतमंद को सिर पर छत मुहैया करवाने के मकसद से गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार उन प्लॉट का अधिकार भी दिला रही है और रजिस्ट्री भी करवा रही है। उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया कि यदि किसी सदस्य द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र के गांव में 100 गज के प्लॉट पर अधिकार नहीं मिला तो संबंधित पंचायत विभाग के अधिकारियों को लिखित में जानकारी दे। प्रदेश सरकार उन सभी को यह अधिकार दिलवाएगी। हरियाणा और पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की चौतरफा निंदा हो रही है। पंजाब सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब और भारतीय किसान यूनियन उग्राहा को दिए आज की बैठक के न्योता देने पर दोनों ही किसान संगठनों ने भाग लेने से इनकार कर दिया। राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने आज 4 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में इन किसानों को बैठक का न्योता दिया था। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने संगठन में इस बातचीत में ना शामिल होने का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बैठक के लिए बुलाकर उन्हें गिरफ्तार होने की आशंका है। उधर बाद दोपहर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन ने पंजाब में किसानों के प्रति आप सरकार द्वारा पैदा किए गए हालात सामान्य होने तक मीटिंग में शामिल न होने का निर्णय लिया है। हालांकि उधर पंजाब के किसानों की वजह से शंभू बॉर्डर पिछले करीब 13 महीनों से बंद होने के कारण हरियाणा और पंजाब दोनों ही तरफ का व्यापारी वर्ग बुरी तरह से परेशान चल रहा था। लेकिन कल पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद बॉर्डर खुलने के बाद अंबाला में साइंस और स्पोर्ट्स मार्केट के उद्यमी और स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। व्यापारियों ने कहा कि मार्ग बंद होने के कारण उन्हें सामान मंगवाने में परेशानी होती थी और उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ता था, लेकिन अब शंभू बॉर्डर के खुलने से व्यापार
वर्ग के साथ साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकार का आभार जताया। सामान सीधा अगर गाँव में से घूम के गाड़ी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी सामान पहुंचता था, कभी नहीं पहुंचता था। अब ये है कि सीधा अगर सामान आएगा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। स्पोर्ट्स का सामान है ये मेरा काम, और स्पोर्ट्स का सामान अर्जेंट जैसे हमने बस पे मंगाना होता था, अब उसके खुलने से हर आदमी को फायदा होगा। स्पोर्ट्स के सामान की आवाजाही भी खुल जाएगी, कस्टमर भी आते रहेंगे हमारे पास में, और थोड़ा सुविधा होने से कस्टमर को सामान भी थोड़ा सस्ते दाम पर मिलेगा। उससे बहुत राहत मिलेगी। जो लोगों को परेशानी घूम के जाने में होती थी, अब वो कम होगी, परेशानी से निजात मिलेगी उनको। इससे हमारे हरियाणा पंजाब दोनों में अच्छा बिजनेस ग्रो होगा। और जो ये 1.5 साल का रोक लगी हुई थी, 1.5 साल से रोक लगी हुई थी, जो कस्टमर हमारे साइंटिफिक के नहीं आ रहे थे, साइंटिफिक, सर्जिकल, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल और भी व्यापार हैं अम्बाला के, जिसको बड़ा इफेक्ट था, वो अब ठीक हो जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि अंबाला की जनता को शंभू बॉर्डर के खुलने का लंबे समय से इंतजार था। यहां के लोगों, विशेषकर व्यापार वर्ग को काफी नुकसान हो रहा था। अब बॉर्डर खुलने से सभी वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। और सारी चीजों में जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता था, आज एक बड़ी राहत जो है, मैं तो ये कहूँगा पूरे समाज को, खाली व्यापारी समाज को नहीं, पूरे समाज को, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, माँ बाप है, सबको जो है आज बहुत बड़ी राहत जो है मिलने जा रही है। और हरियाणा भी अपने हिस्से का जो बॉर्डर है, आज उसको एक हिस्सा, हमारी कोशिश है एक हिस्सा चल जाए, नहीं तो आज 1 या 2 दिन में जो है उसको जो है सुचारू रूप से चला दिया। सेना भर्ती कार्यालय हिसार के भर्ती निदेशक ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस साल अग्निवीर भर्ती के लिए 2 श्रेणियों में आवेदन का विकल्प दिया गया है, जिससे योग्य युवा अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर श्रेणी में प्राथमिकता विकल्प दिया गया है, जिसे उम्मीदवार को आवेदन के समय चुनना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सभी पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। आवेदन से संबंधित सभी जानकारी और दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां से उम्मीदवार नोटिफिकेशन पढ़कर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार जिले के युवा उठा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले सभी नियमों को ठीक से पढ़ें और समय सीमा से पहले अपना आवेदन जमा करें। प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में प्रदेश के चहुमुखी विकास की तस्वीर पेश की गई है। यह बजट हर वर्ग के हित के लिए है। उन्होंने एक दिन पहले सदन में पेश किए गए हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता तक नहीं चुन पाई है। है, हमने अपने विभाग की तरफ से कुछ लक्ष्य रखे हैं। 1000 आबादी से अधिक वाले गांव की जो फिरनियां हैं उनको हम पक्का करने की हमारी योजना है। अब तक हमने 224 गांवों में हरियाणा प्रदेश में हमने फिरनियों को पक्का किया, उस पर स्ट्रीट लाइट लगाई है, जिसमें हमने 69.11 करोड़ रुपए मेरे विभाग ने अब तक हमने खर्च किया है। इसी प्रकार से 64 करोड़ की लागत से 600 गाँव से ज़्यादा अधूरे जो कार्य पड़े थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। विपक्ष है कहाँ? 91 से मैंने 8 चुनाव में लगातार लड़ता आ रहा हूँ, 91 से अप टू डेट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का सीनियर लीडर है। आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, जो भी कोई हाउस में बोलता है एक शब्द भी वो दर्ज हो जाता है। उधर पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विश्राम गृह में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक दूरदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को मूर्त रूप देने वाला है। प्रदेश के बजट में विशेष रूप से गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही नए संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
का ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में बहुत अच्छा दिया गया है। 2 लाख करोड़ का ये ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी, सबका ध्यान में रखते हुए खेल के लिए मिशन 2036 जो हमारा 2036 में ओलंपिक होने वाला है, भारत उसकी मेजबानी करेगा। पहली बार में उनका 20 करोड़ रुपए का विजय भव के नाम से 2036 के नाम से जो मिशन चलाया है, उसमें 20 करोड़ का पहला प्रावधान खिलाड़ियों के लिए, 20 लाख तक का बीमा तक की उनकी सुविधा हो, युवाओं के लिए प्रतिभा को निखारने के लिए उनकी जो 1500 नर्सियां थी उनको 2000 करने का काम किया हो। नायब सरकार के बजट पर विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपसी गुटबाजी में इतनी व्यस्त है कि उन्हें हरियाणा में पिछले 10 सालों में विकास के काम दिखाई नहीं दे रहे। सोनीपत में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में पहली बार 2,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। यह ऐसा पहला बजट है जिसमें प्रदेश भर से आए लगभग 11,000 सुझावों को शामिल करके हरियाणा की जनता को दिया गया है। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है और लोगों को बरगलाने में विश्वास करती है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा में यकीन करती है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। उनकी सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं। जो भी संकल्प पत्र में भाजपा ने वादे किए उनको पूरा करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और इसकी झलक इस बजट में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने धनराशि देने, किसानों को 24 फसलों पर MSP और युवाओं को रोजगार देने के वादों पर सरकार खरा उतर रही है। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल चंडीगढ़ में अपने आवास में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा दिया है। 1966 से लेकर 2014-15 तक प्रदेश पर मात्र 70,000 करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज था। भाजपा सरकार द्वारा बजट में 7.9% की बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह से गलत है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दावा किया गया है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए हो गई है, जबकि परिवार पहचान पत्र के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये इनके इंजनों में बैक गियर लगे हुए हैं और फॉरवर्ड गियर नहीं है। अब देखो ना, कर्जा की जो हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक, 13-14 तक कुल 60,000 करोड़ था। उसके बाद आज देखो 5 लाख करोड़ कर रहा है। लिमिट में बढ़ा दिया। कर्ज लेना कोई वो नहीं है। अगर कैपिटल उसके लिए को एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो कर्ज ले रहे हैं आपका कर्ज चुकाने के लिए। आप देखो ना 11,000 करोड़ को इनके पास है। 11,000 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितनी रिपेयर हो जाएंगी, कितने मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। जो कह रहे हैं इतने IMT बना देंगे हम, जमीन 1 इंच नहीं है इनके पास। वहीं पंजाब सरकार द्वारा किसानों के धरने को बलपूर्वक खत्म करवाने को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदनीय बताते हुए कहा कि किसानों को अनसुना करना और दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सरकार को उनकी मांगों को मानते हुए MSP की गारंटी देनी चाहिए। किसानों के साथ बड़ी जाती थी, यहाँ पे रोक जो लगाई, और अब दिल्ली पे भी रोक लगनी चाहिए। दिल्ली जाना चाहते थे पहले, क्यों नहीं जाने देते? भाई प्रजातंत्र है, किसानों में अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है ना। हाँ कहें, जो वायदा किया था किसानों से MSP की लीगल गारंटी देंगे, वो पूरा करना चाहिए। MSP की लीगल गारंटी छोड़ो, MSP नहीं मिल रही। ट्रैफिक मूवमेंट तो शुरू हुई है, ठीक हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों को खाली संभू को या खनौरी बॉर्डर पर नहीं रोकना चाहिए। आगे सब जो जहाँ तक वो जाना चाहें, दिल्ली जाना चाहें, दिल्ली अपनी बात करने की इनको इजाजत होनी चाहिए।
उधर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पार्टी का नया संगठन अप्रैल माह के अंत तक बन जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज जींद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वर्तमान बजट में कोई नई योजना को शामिल नहीं किया गया है। जो काम गत वर्ष में रखे गए थे उन्हें नए आंकड़ों के साथ पेश किया गया है। उन्होंने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों पर की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि केंद्र और पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है। इस बजट के अंदर ना तो कुछ नया देखने को मिला, घोषणाएं भी वो थी जो पिछले साल के बजट के अंदर जिनकी पृष्ठभूमि रखी गई थी, उन्हीं के ऊपर नए आंकड़े लाए गए हैं। कोई नई स्कीम या किसी स्कीम को चलती हुई के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी ना देखने को मिली। 24 घंटे के अंदर किसानों को बॉर्डर पर भगाने का भी काम किया, उनके साधनों को तोड़ने का भी काम किया। ये पंजाब सरकार की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की एक और पर तो किसानों से वार्तालाप की, बैठकों की, दौर को आगे ले जाने की बात करती थी, और दूसरी और रातों रात उनको खदेड़ने का जो काम किया, ये दिखाता है कि किस तरीके से किसान के पक्ष में नहीं, किसान को कमजोर करने के पक्ष में आज पंजाब, केंद्र और हरियाणा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के प्रति जवाबदेह हैं। पिछले 1 महीने से आयोग ने 1 करोड़ से ज्यादा चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि एक मतदाता उसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकता है, आयोग ने देशव्यापी स्तर पर डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को खत्म करने के लिए एक विशेष मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने की शुरुआत की है, जिसे 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की अहम भूमिका होती है, जो बूथ लेवल अधिकारी को मतदाता के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। आयोग ने भी राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आयोग से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी समय मांग सकते हैं। घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आज से 3 दिवसीय 11वें सब्जी एक्सपो की शुरुआत हुई। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बागवानी किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। सब्जी मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने करते हुए सब्जियों की आधुनिक तकनीक को देखा। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि बागवानियों के क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से 3रे स्थान पर लाने के लिए हर क्षेत्र का विकास करना होगा। बागवानी और मछली पालन में काफी अवसर हैं। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गन्नौर में आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर कहा कि पंजाब को भी हरियाणा सरकार की तरह सभी 24 फसलों पर MSP देनी चाहिए। तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे, उसके लिए मेले लगाने होंगे जैसे आज है ये, ताकि ज़्यादा लोग देखें और समझ लें। उसी तरह से फिर हम अपने खेत में भी काम करें। वैसे अधिकार तो सबको है एजुकेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे कि जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया काफी। वहीं मेले में आए किसानों ने कहा कि वे यहाँ आधुनिक तकनीक की जानकारी लेने के लिए आए हैं। यहाँ कम पानी में पैदा होने वाली फसलों और खेती की आधुनिक तकनीक को उन्होंने देखा है। टमाटर व करेले की खेती करता हूँ और आज इस एग्रीकल्चर मेले में घूमने के लिए आया था। इससे जिम्मेदार को तकनीक के बीजों का, जैसे
वेयर हाउस में खेती कर रहे हैं, इनका कई चीज़ों का ज्ञान होता है। यहाँ आने से बीज भी नवे नवे किस्म के मिलते हैं हाइब्रिडों से। यहाँ पे हमने आके देखा कि किस तरह से किसान नई टेक्नोलॉजी और नए नए बीज लगा के अपने उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। और प्रदेश सरकार ने किसानों को बीमा क्लेम देना शुरू कर दिया है। सिरसा जिले में 18,000 किसानों को 78 करोड़ 19 लाख का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह कंबोज ने बताया कि साल 2024 में किसानों की विभिन्न प्रकार की फसल बीमारी के कारण खराब हो गई थी, जिसके बाद सिरसा जिला के 82,000 किसानों ने खराब हुई फसलों की बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। सिरसा जिला के 15 गांव में खराब हुई फसलों की बीमा कंपनी द्वारा क्वेरी लगाई गई थी, जिसे हटाने के लिए जल्दी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी और बाकी किसानों की भी बीमा क्लेम जल्द दिया जाएगा। लगभग 18,000 किसानों को 78 करोड़ 19 लाख मुआवजा उनके खाते में डाला गया। इसका मापदंड ये है कि खरीफ 24 के अंदर जो कुल 82,000 किसानों ने अलग अलग क्रॉप का, जिसके अंदर कॉटन, पैडी और बाजरा का बीमा करवाया था, उसी में से जहां जिस गांव की औसतन पैदावार क्रॉप कटिंग के आधार पर कम रही, उसके आधार पर यह बीमा बनाए और किसानों के खाते में डाला गया। इसमें 82,000 किसानों ने खरीफ 24 के अंदर कॉटन, बाजरा और पैडी का बीमा करवाया था, जो कि लगभग 69 करोड़ प्रीमियम के तौर पे कंपनी के खाते में गया था। उसी में से अब जो 78 करोड़ 19 लाख किसानों को अकेली कॉटन क्रॉप का बीमा डाला गया है। इसके अतिरिक्त बाजरा और पैडी का जिसका भी बीमा बनता है वो अभी पेंडिंग है। और वहीं बीमा राशि मिलने वाले किसानों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है। उन्हें 50 से 60% खराब फसल का बीमा क्लेम मिला है। 2024 का बीमा जो आया है वो मेरे को लगता है लगभग 60% नुकसान हुआ है हमारा। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने और कंपनी ने मिलकर हमें वो पैसा दिया है, तो हम गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छी स्कीम है, तो किसान को होना भी चाहिए। अगर प्राकृतिक आपदा ना आए तो बीमे की किसान को कोई जरूरत नहीं है। किसान खुद मेहनत करता है, अपनी खेती करता है, अच्छी पैदावार हो जाए तो बीमे की जरूरत नहीं पड़ती। सर खेती में नुकसान बहुत हो, सरकार है ऊपर अधिकारी है, वहाँ आगे जांच करके बीमा क्लेम दिए है, तो आगे के लिए ठेको लेगी जमीन को, आगे खेती कार्रवाई की कर सका, खाद बीज ले सका। बढ़िया योजना है जी। इब ये बीमा नहीं मिला हुआ है तो हमारी खेती करनी बहुत मुश्किल है। विश्व वानिकी दिवस पर आज महेंद्रगढ़ में ढोसी के पहाड़ के पास बनी हर्बल वाटिका में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यटन मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करने में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण के हितों को ध्यान में रखते हुए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आमजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ढोसी के पहाड़ में हमने प्रोग्राम रखा कि ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर में, और ये एक महर्षि जी की तपस्वी है, तो इस स्थान को मैंने चुना। पर्यावरण के बारे में, वन विभाग के बारे में जानकारी दी कि हम मोदी जी ने शुरू का एक पेड़ माँ के नाम, तो लोगों को कहा है कि भाई एक पेड़ नहीं, कम से कम हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, 2 पेड़ जरूर लगाएं। एक तो हम जब शरीर पूरा करते हैं तो एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम आ जाता है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पेड़ और सुरक्षित करके जाएं, ताकि 2 पेड़ कम से कम जरूर लगाओ, ताकि आने वाले समय में इन एनसीआर में पर्यावरण ठीक रह सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।